पर जब तुमसे टकराई थी मैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है आई लव माई प्रोफेसर दिल। यह एक फुल रोमांटिक परिक्रमा करते दिल और फैंटेसी वन स्टोरी है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हमारी हीरोइन का नाम है जोशना, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। जोशना एक खूबसूरत, मासूम और होशियार लड़की है, लेकिन किस्मत ने उसके दिल को एक अनोखा मोड़ दे दिया जब उसे अपने ही प्रोफेसर से प्यार हो गया। चमकता दिल। अब आगे सुनिए क्या होगा इस मासूम मोहब्बत का अंजाम। कहानी में है इमोशन, रोमांस और फैंटेसी का तड़का। चैप्टर 1, रहस्यमयी सपना और जोशना की सुबह। हंसिया चांद 1। एक शांत रात थी। चांदनी खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी। एक लड़की अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका नाम था जोशना। नींद में वो एक अजीब सा सपना देख रही थी। उसने देखा कि वो एक ताबूत में लेटी हुई है। उसके लंबे, काले और भूरे रंग के बाल बड़ी खूबसूरती से उसके कंधों पर बिखरे हुए हैं। उसने काले और नीले रंग का लंबा, बहता हुआ गाउन पहना हुआ है जो उसके चारों ओर जादुई सा आभा फैला रहा था। ताबूत के सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसके रसीले होंठ स्पष्ट नजर आ रहे थे जो किसी मंत्र की तरह धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे। जोशना। वो लड़का धीरे से झुकता है और उसके होंठ जोशना के होंठों के बेहद करीब आ जाते हैं। बस कुछ ही पल में दोनों होंठ मिलने ही वाले थे कि अचानक उसके कानों में घंटी, बेल की तेज आवाज गूंजती है। जोशना झटके से नींद से जाग जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ सेकंड तक यूं ही बैठी रहती है, फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है। उफ, फिर वही सपना। अब तो आदत सी हो गई है। वो तुरंत अपना अलार्म क्लॉक बंद करती है और बड़बड़ाती है, अरे यार, अभी तो थोड़ा और सोने वाली थी। ये कमबख्त अलार्म भी ना हमेशा बीच में ही बज जाता है। फिर जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। हे भगवान, देर हो गई। आज तो पहला दिन है क्लास 11 का। वो झट से बिस्तर से उठती है, उछलती कूदती कमरे में इधर उधर दौड़ने लगती है और खुशी से कहती है, अब मैं कॉलेज में हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। अब थोड़ा जान लीजिए हमारी कहानी की नायिका जोशना के बारे में। जोशना 16 साल की थी, बेहद खूबसूरत और मासूम सी। उसके लंबे, काले भूरे बाल, भूरी आंखें और मोम सी नाजुक त्वचा उसे किसी गुड़िया से कम नहीं बनाते थे। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी सरल नहीं थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। उसके साथ सिर्फ उसका एक भाई विक्रम था, जिसकी उम्र 22 साल थी। विक्रम ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता के छोड़े हुए व्यवसाय बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसके जीवन में अब बस एक ही व्यक्ति सबसे अहम थी, उसकी छोटी बहन जोशना। वो न सिर्फ उसका भाई था, बल्कि माँ और पिता दोनों की जगह भी निभाता था। वो जोशना पर जान छिड़कता था और उसकी हर मुस्कान उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन जोशना के सपनों में जो चेहरा आता है, वो कौन है? क्यों बार बार वही सपना उसे आता है? लेकिन सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में झांक रही थी। जोशना जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी, बालों को हल्के से सुलझाया और आईने के सामने एक प्यारी सी मुस्कान दी। आज मेरा पहला दिन है क्लास 11 का, मतलब अब मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। वो उत्साह में अपने बालों की क्लिप लगाती है, बैग उठाती है और तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर का दृश्य बेहद खूबसूरत था। घर एक शानदार हवेली की तरह था, जिसके बीचों बीच एक लंबा सा कॉरिडोर फैला हुआ था। दीवारों पर पुराने परिवार के चित्र टंगे थे और संगमरमर की फर्श पर उसकी चप्पलों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। जोशना कॉरिडोर से गुजरते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नीचे एक विस्तृत हॉल था, ऊंची छत, झूमर की सुनहरी रोशनी और बीचों बीच बैठा उसका भाई विक्रम। विक्रम ने अपने हाथों में अखबार थामा हुआ था। वो बेहद हैंडसम लग रहा था। लंबा कद, सधे हुए नक्श, पतले होंठ और हल्का सा दाढ़ी का शेड जो उसके लंबे, बिखरे हुए बाल उसे एक परफेक्ट बिजनेसमैन लुक दे रहे थे। जैसे ही जोशना की नज़र उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो सीढ़ियों से उछलते हुए नीचे उतरने लगी। विक्रम ने अखबार के पीछे से झांककर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, सावधान प्रिंसेस, धीरे धीरे उतरना, कहीं गिर न जाओ। जोशना तुरंत रुक गई, होंठ सिकोड़ते हुए बोली, ठीक है भैया, अब उतरती हूँ आराम से। और जैसे ही वो नीचे पहुंची, वो दौड़ती हुई सीधा अपने भाई की गोद में कूद पड़ी।
भैया, मैं बहुत खुश हूँ आज। सोचिए, अब मैं कॉलेज में पढ़ूंगी, क्लास 11। वाह! विक्रम ने हंसते हुए अपनी छोटी बहन को बाहों में कस लिया। मैं भी बहुत खुश हूँ। प्रिंसेस, तू सच में बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, लेकिन अब ध्यान पढ़ाई पर रखना। ठीक है, जोशना ने तुरंत मुंह फुला लिया और शरारती अंदाज में बोली, भैया, आपको पता है ना, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। गलती तो टीचर्स की होती है जो खुद नहीं पढ़ा पाते और मेरे नंबर काट लेते हैं। विक्रम मुस्कुरा उठा। उसे अपनी बहन की हर बात, हर नखरे और नौटंकी की आदत थी। वो जानता था कि जोशना की बातें अक्सर मजाक होती हैं, लेकिन उसकी आंखों में चमक सच्ची थी। जिंदगी से प्यार करने वाली, सपनों में जीने वाली लड़की। अब थोड़ा जान लेते हैं विक्रम दीवान के बारे में। विक्रम और जोशना का पूरा नाम था विक्रम दीवान और जोशना दीवान। दोनों भाई बहन दिल्ली में रहते थे। विक्रम सिर्फ 22 साल की उम्र में ही एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपने पिता के छोड़े हुए बिजनेस को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके माता पिता का निधन बहुत पहले हो गया था। तब विक्रम मात्र 18 साल का था और जोशना सिर्फ 14। उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने दादाजी के साथ रहना शुरू किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद दादाजी भी चल बसे और फिर से उनके जीवन में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद से विक्रम और जोशना एक दूसरे की ताकत बन गए। विक्रम ने अपने सारे सपनों को छोड़कर अपनी छोटी बहन के सपनों को पूरा करने का जिम्मा उठा लिया। वो उसके लिए सिर्फ भाई नहीं, बल्कि पिता और दोस्त दोनों था। जोशना अभी डाइनिंग टेबल की ओर जा रही थी, तभी विक्रम ने गहरी सांस ली और अखबार को मोड़कर रखा। उसकी नजरों में प्यार भी था और थोड़ी सी चिंता भी। धीरे से उसने खुद से कहा, इसकी पढ़ाई का बहुत टेंशन है, इसे अच्छे कॉलेज में भेजना ही होगा, किसी भी कीमत पर। वो उठकर अपने फोन की ओर बढ़ा। कुछ सोचते हुए एक कॉल लगाया। हेलो, तेरा पक्का है कि तू वहां जाएगा पढ़ाने के लिए? सिर्फ फोन के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर विक्रम के फेस में स्माइल आता है और हमारे जोशना डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। 3 शिफ्ट होता है। कमरा अंधकार से भरा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा और छायाओं का खेल फैला हुआ था। कमरे में कई युवक बैठे थे, पर उनकी पहचान करना मुश्किल था क्योंकि रोशनी बहुत कम थी। बीच में एक लड़का बैठा था। उसकी शक्ल धुंधली थी, पर उसकी नजरें बहुत कुछ बयां कर रही थीं। तभी आपने सामने वाली लड़के को देखा। वो पूरी तरह घायल था। उसकी उंगलियों के निशान उसके पैरों पर साफ दिख रहे थे और वो डर और असहायता के बीच था। लड़का अचानक अपनी कुर्सी पर बैठते हुए एक तेज आवाज में बोला, अब बोल, तो क्या करोगे? तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। तुझे देखकर, तेरी बेबी सी देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। कमरे के अन्य युवक, जो बॉडीगार्ड जैसी यूनिफॉर्म में थे, रहस्यमयी लड़का बॉडीगार्ड को देखा है और चिल्लाकर कहता है, अपना काम शुरू करो। फिर सारे बॉडीगार्ड उसे लड़के को पीटने लगते हैं और जो लड़का कुर्सी में बैठा था वो सिर्फ घूरता और अपनी कुर्सी को लगातार थक थक कर हिला रहा था, जैसे उसे ये सब बहुत बोरिंग लग रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप से कहा, क्या बोरिंग है यार, अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं हो रहा। तभी उसके फोन की रिंग की आवाज गूंजती है। वो तुरंत उठकर अपना फोन उठाता है और स्क्रीन पर देखता है। हाँ, बोल, कैसे याद किया मुझे? फोन के अंदर से कुछ आवाज आती है। कुछ देर बाद रहस्यमय आदमी कहता है, मैंने जो बोला वो मैं करूंगा, अब मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। फिर फोन के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। फिर रहस्यमयी लड़का चढ़ते हुए कहता है, मेरी हॉबी है पाना। फिर अचानक वो सामने देखता है कि एक आदमी मर चुका है, या कम से कम कोई गिरा हुआ है। माहौल में तनाव बढ़ता है। वो आदमी उठकर गुस्से में बॉडीगार्ड्स को डांटता है, तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, और धमकी देता है कि अगर सुधरोगे नहीं तो वो सबको सजा देगा। फिर वो वहां से चला जाता है और बाहर अपनी लग्जरी कार में बैठकर निकल जाता है। उस गुप्त कॉल में कौन था? कौन था जो फोन पर बात कर रहा था? वही रहस्य अगली कड़ी में खुलकर आएगा। इसलिए दोस्तों, आई लव माई प्रोफेसर का अगला चैप्टर सुनना न भूलिएगा। अध्याय 2। अब तक आप हमारी नायिका के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, उसके स्वभाव, उसकी सोच और उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में भी, जिसका आगमन कहानी में एक अनोखा मोड़ लाने वाला है। अब से कहानी का दृश्य थोड़ा बदलता है। सुबह का समय था। धूप खिड़की से छनकर डाइनिंग टेबल पर पड़ रही थी। विक्रम और जोशना दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे थे। सामने टोस्ट की प्लेट रखी थी और जोशना बड़ी आराम से टोस्ट का एक टुकड़ा खाते हुए अपने भैया से बातें कर रही थी।
विक्रम भी गंभीर पर अपनापन भरे लहजे में उसकी बातों का जवाब दे रहे थे। बातों ही बातों में विक्रम ने कहा, जोशना, अब जरा अपनी फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलो। सीरियस होकर पढ़ाई पर ध्यान दो। सपनों में जीने से कुछ हासिल नहीं होगा। जोशना ने तुरंत अपना टोस्ट नीचे रखा। हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, भैया, आप तो बस कुछ भी कह देते हैं। मैं अपनी उस फैंटेसी की दुनिया को कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी कल्पना नहीं, मेरा हिस्सा है। और वैसे भी आप हमेशा बिना बात के मुझसे पंगा लेते रहते हैं। विक्रम ने उसे देखते हुए सिर हल्का सा झटक दिया और कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे परसेंटेज या पढ़ाई में जरा सी भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हारी इन फैंटेसी वाली बातों पर रोक लगा दूंगा। जोशना ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओके भैया, डील पक्की। दोनों ने अपना नाश्ता पूरा किया। इसके बाद जोशना उठी और अपने कमरे की ओर बढ़ी। कुछ ही देर में वो स्कूल की यूनिफॉर्म में तैयार होकर वापस आई। उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। जोशना दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक में पढ़ती थी, जहां पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और व्यक्तित्व विकास पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। उसने अपने बैग में सावधानी से किताबें रखीं, फिर अपना मोबाइल फ़ोन अंदर डाला और एक नज़र शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में एक आत्मविश्वास था, जैसे वो अपनी ही दुनिया में कुछ बड़ा करने जा रही हो। जोशना जब स्कूल जाने के लिए तैयार होकर दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी पीछे से विक्रम की आवाज़ आई, जोशना, वहां जाकर क्लास के टाइम में फ़ोन मत चलाना, समझी? फ्री टाइम में जो चाहे कर लेना, लेकिन पढ़ाई के वक्त ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। जोशना मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी भैया, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। विक्रम हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रखता है। जोशना आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगा लेती है। बाय भैया, उसने चहकते हुए कहा। बाय, और ध्यान से जाना, विक्रम ने जवाब दिया। बाहर उसकी कार पहले से तैयार खड़ी थी। ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है। जोशना बैग संभालते हुए कहती है, भैया जल्दी चलिए, स्कूल में लेट हो जाऊंगी। कार स्टार्ट होती है। खिड़कियों से आती ठंडी हवा जोशना के चेहरे को छूती है। रास्ते में वो अपने स्कूल के बारे में सोचती रहती है, दोस्तों से मिलने की खुशी, नए सेशन की शुरुआत और ढेर सारी बातें जो उसे करनी हैं। करीब आधे घंटे बाद कार दिल्ली के एक भव्य आधुनिक स्कूल के सामने आकर रुकती है। ऊंचा नीला गेट, सुरक्षाकर्मी, साफ सुथरा कंपाउंड और किनारे व्यवस्थित पार्किंग, हर चीज अनुशासन और प्रतिष्ठा का परिचायक थी। जोशना कार से उतरती है, बैग कंधे पर डालती है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने लगती है। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। वो पलटकर देखती है, सामने उसकी दो सबसे प्यारी सहेलियां, जया और कविता खड़ी थीं। अरे तुम लोग, जोशना उत्साहित होकर बोली और तुरंत दोनों को गले लगा लिया। तीनों की हंसी गूंज उठी। कविता ने मजाक में कहा, यार, ये यूनिफॉर्म तो आज कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो एकदम फिल्मी लग रहा है। जया ने तुरंत अपना फोन निकाला। चलो चलो, पहले सेल्फी लेते हैं, पहले दिन की याद तो पक्की करनी चाहिए। तीनों सहेलियां साथ खड़ी हुई, एक दूसरे को कसकर गले लगाया और कैमरे के सामने प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन बनाते हुए कई तस्वीरें खींची। ओके, अब ये वाला तो इंस्टा पर डाले बिना नहीं रह सकती, जोशना ने हंसते हुए कहा। इतने में अचानक स्कूल की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन, अरे यार, अब अगर लेट हो गए तो पहले दिन ही टीचर डांट पड़ जाएगी, जया ने कहा। तीनों ने जल्दी से अपने बैग ठीक किए और क्लासरूम की ओर भागने लगी। जब वे स्कूल के मैदान से होकर गुजर रही थी, तभी उनकी नज़र ग्राउंड के एक कोने में खड़े 3 लड़कों पर पड़ी, टॉमी, विहान और दीपांशु। तीनों स्कूल के जाने माने स्टूडेंट्स थे। टॉमी अपनी शरारतों के लिए, विहान अपने स्पोर्ट्स में टैलेंट के लिए और दीपांशु अपनी समझदारी और ह्यूमर के लिए मशहूर था। लड़कियां उन्हें देखते ही उत्साह से भर उठीं। जोशना ने पुकारा, अरे टॉमी, विहान, दीपांशु, यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों लड़के मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े। विहान ने कहा, बस तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। आज पहले दिन ही लेट? जोशना ने हंसते हुए कहा, लेट तो होना ही था यार। अब जया और कविता को देखो न, ये दोनों सेल्फी लेने से बाज ही नहीं आती। टॉमी ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ, और अब अगर हमने जल्दी क्लास नहीं पकड़ी तो हमारी पहली लेक्चर की घंटी हमारे लिए मौत की घंटी बन जाएगी। सभी हंस पड़े। फिर 6 दोस्त मिलकर तेजी से अपने अपने क्लास की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में जोशना के चेहरे पर वही पुरानी चमक थी, जैसे हर दिन एक नई कहानी बनने को तैयार हो। घंटी बज चुकी थी। सभी छात्र अपने अपने क्लासरूम की ओर बढ़ रहे थे। जया, कविता, टॉमी, विहान और दीपांशु सबके कदम तेजी से चल रहे थे ताकि पहली पीरियड की शुरुआत से पहले क्लास में पहुंच सके। पर उसी भीड़ के बीच जोशना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका चेहरा थोड़ा उतरा और उसने धीरे से कविता के कान में कहा, अरे यार, मुझे जरा वॉशरूम जाना है, बहुत जरूरी है। कविता ने झुंझलाते हुए कहा, ओह गॉड जोशना, तू ये सब पहले क्यों नहीं करती? अब तो बेल भी बज चुकी है। जोशना ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, अरे अभी जरूरत लगी तो अभी ही जाऊंगी ना। कविता ने हंसते हुए कहा, चल ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, जोशना ने जल्दी से मना किया, तू क्लास जा, मेरा बैग पकड़ ले और मेरे लिए एक सीट रखना, मैं अभी आती हूँ। कविता ने बैग थामा और बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जोशना ने सिर हिलाया और तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। वॉशरूम का दरवाजा खोलते ही उसे एकदम सन्नाटा महसूस हुआ। अंदर कोई नहीं था, न पानी की आवाज, न किसी की आहट, बस दीवारों पर लगी टाइलों की ठंडी चमक और हल्की सी फ्लोरल खुशबू। जोशना ने राहत की सांस ली और अपना काम पूरा कर बाहर आई। जब वो आईने के सामने पहुंची तो अपने चेहरे को देखकर मुस्कुराई। अब लग रहा है थोड़ा रिलैक्स, उसने हल्के से अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी, अचानक पीछे से किसी से जोरदार टक्कर हो गई। उसने चीखते हुए आंखें बंद कर लीं। उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ी। पल भर के लिए सब कुछ रुक सा गया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी पर गिरी है, किसी इंसान पर। उसने डरते डरते आंखें खोलीं। सामने एक लड़का था, लंबा, सशक्त और बेहद हैंडसम। उसकी आंखें गहरी थीं, इतनी गहरी कि उनमें झांकने पर जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उन आंखों में एक ठंडक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चुंबकीय ताकत भी। उसकी त्वचा गोरी थी और बाल थोड़े बिखरे हुए। उसकी शर्ट की आस्तीनें मुड़ी हुई थीं और उसकी सांसें जोशना के चेहरे को छू रही थीं। पल भर के लिए जोशना वहीं जड़ हो गई। उस लड़के की गहरी आवाज गूंजी, उठो ही मेरे ऊपर से, या ऐसे ही रहना पसंद है? जोशना का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। वो घबरा कर तुरंत उठी, अपने कपड़े झाड़े और नीचे नजरें झुकाए बोली, सॉरी, मैं गलती से। लड़का मुस्कुराया, हल्के से सिर हिलाया और कहा, गलती से या इरादतन? जोशना की धड़कनें तेज हो गईं। वो बिना कुछ कहे वहां से भागी और सीधा अपने क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़ी। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी, चेहरा लाल और मन में कुछ अनजाना सा एहसास। क्लास में पहुंचकर उसने अपनी सीट पर बैठी कविता से बैग लिया। कविता ने पूछा, कहाँ रह गई थी तू? पूरी बेल बज गई, जोशना ने हड़बड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस रास्ते में किसी से टकरा गई थी। किसी से? कविता ने उत्सुकता से पूछा। जोशना मुस्कुरा दी, नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, कुछ नहीं, कोई था। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका। वहीं स्कूल के दूसरे ब्लॉक की सीढ़ियों पर वही लड़का खड़ा था। उसकी नजरें सीधी जोशना पर थीं। पल भर को दोनों की निगाहें मिलीं और उसी पल जैसे कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अध्याय 2 यही समाप्त होता है, पर जोशना के मन में उठता वो रहस्यमयी और उस अनजान लड़के की गहरी आंखों का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 3। अब तक आप पढ़ चुके हैं कि जोशना की किसी अनजान लड़के से टकराहट हुई और वो पहली नजर का वे मंजर जो किसी फिल्मी दृश्य जैसा था। साथ ही आपने जोशना के दोस्तों जया और कविता के बारे में भी जाना। अब ये ताज़ा सुबह की कड़ी आगे बढ़ती है। जोशना क्लासरूम के बाहर पहुंची। कुछ क्षण के लिए उसने आसपास देखा और सहज राहत की सांस ली। वो लड़का अभी वहां नहीं था। दिल में एक हल्की सी उबासी निकली। थैंक गॉड, उसने चुपके से खुद से कहा, और फिर वो फिर से विद्यालय के भीतर चल दी। अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र उसकी सीट की ओर गई और उसने देखा कि जया और कविता ने उसकी जगह पहले ही संभाल रखी थी। दोनों दोस्त हंसती हुई उसे देखकर उठी। जया ने हाथ हिलाकर कहा, आ गई? पहली घंटी मिस कर रही थी क्या? कविता ने चुहल भरे स्वर में थपथपाते हुए कहा, बैग रखा हुआ है, आराम से आओ, तुम्हारी सीट खाली है।
जोशना ने हंसते हुए उनकी ओर बढ़कर उनका धन्यवाद किया और उनके बीच बीच वाली जगह में आकर बैठ गई। तभी जया ने हल्की झिंझलाहट में पूछा, इतनी लेट कैसे हो गई? आलस लगा हुआ था क्या? जोशना ने अपनी आदत के अनुसार शर्माई सी मुस्कान दी और हामी भरते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो गई। वो जानबूझकर बात को हल्का रख रही थी, कारण वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। दिल में जो हलचल हुई थी, शब्दों में बांधना मुश्किल लग रहा था। कविता ने नजर घुमाकर चुटकी ली। अच्छा, फिर वही ब्यूटीफुल वाला ड्रामा? उसने खेल खेल में कहा, और जया ने बेतुकी नजरें बनाई। जोशना ने एक क्यूट सी हरकत की और थोड़ी नियत बदलती आवाज में बोली, अरे यार, कुछ भी नहीं, बस रास्ते में कुछ अजीब सा हो गया था। जया ने मुंह बनाकर कहा, अब अपनी ख्वाबों वाली दुनिया और अपनी फैंटेसी से बाहर आ जाओ ना, देखो आगे कौन आ रहा है। जोशना ने अटक कर आगे देखा और उसी क्षण उसके दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। वहां कुछ दूरी पर वो वही लड़का चल रहा था, वही जिसका चेहरा अभी अभी उसकी आंखों से रहा था। हवा में एक अजीब सी ठहराव सा आ गया। वो लड़का जोशना की पहली झलक में जितना साधारण नहीं था, उतना ही आकर्षक भी दिखाई दे रहा था। उसकी चाल में सहजता थी, आंखों में कुछ भारीपन और रहस्य था, और कातिलाना सी एक गंभीर मुस्कान उसके ओठों पर थी। जोशना ने महसूस किया कि उसके दिल के किसी कोने में अचानक से एक गर्मी फैल गई है। जोशना ने आंखें उठाकर लड़के की ओर देखा और फुसफुसाकर बोली, वो वही है ना, वही जो टकराया था? कविता ने भी चुटकी लेते हुए कहा, इतना हैंडसम लड़का हमारे क्लासरूम में पड़ेगा तो हमारे क्लासरूम की सारी लड़कियां पागल ही हो जाएंगे। जोशना कुछ पल तक बोल नहीं पाई। मन में अनेकों विचार उभर रहे थे, शर्म, उत्सुकता और एक अनजान सी बेचैनी। वो लड़के को और करीब से देखना चाहती थी, पर साथ ही भीतर एक सावधानी भी थी। किसी अजनबी से जुड़ना हमेशा आसान नहीं होता। लड़का अब धीमे कदमों से पास आया। उसकी उपस्थिति में कुछ कहना सा रुक गया, जैसे पूरे क्लासरूम की हल्की हलचल उसकी मौजूदगी से किन्हीं अदृश्य तंतुओं पर थम सी गई हो। जोशना ने अपना चेहरा संभालने की कोशिश की, बाल सीधे किए, किताबों को व्यवस्थित दिखाया, पर आंखें अनायास ही बार बार उस ओर झपक रही थीं। वो लड़का जब उनके नजदीक से गुजरा तो उसकी निगाहें संक्षिप्त रूप से जोशना पर टिककर रह गईं। उस झलक में कुछ ठंडी सी गंभीरता थी, पर साथ में एक ऐसी गहराई भी जो जोशना के भीतर अनजाने सी तरंगे जगा गई। जया ने धीमे से कहा, तू ठीक तो है ना? बहुत खामोश हो गई है। जोशना ने एक हल्की मुस्कुराहट दी और जवाब दिया, हाँ, बस कुछ सोच रही थी, पर अंदर की वो हल्की सी फुरफुराहट है जो बताती थी कि यह मुलाकात बस एक छोटी सी टकराहट नहीं थी, ये किसी बड़ी कहानी की शुरुआत थी। जोशना के मन में बिना कुछ कहे एक नई जिज्ञासा और छोटे छोटे सवाल उभरे। वो कौन है? क्यों उसकी नज़रें हमेशा इतनी गहरी थीं? और क्या इस मुलाकात का उससे कोई गहरा संबंध बनने वाला है? घंटी की आवाज ने उन विचारों को तोड़ दिया। क्लासरूम में सब अपना अपना स्थान लेने लगे। शिक्षक प्रवेश करने से पहले की पलों की हल्की सी अफरा-तफरी में जोशना ने एक बार फिर खिड़की के पार पीछे की ओर देखा, पर वो लड़का अब किसी दूसरी तरफ चल पड़ा हुआ था, जैसे कोई अधिकतर रहस्य अपने भीतर कैद कर चला गया हो। जोशना ने गहरी सांस ली, उसने खुद को समेटा, किताबें खोली और जैसे ही सीट पर बैठी मन ही मन ठान लिया, यह मुलाकात खाली एक संयोग नहीं थी, किसी तरह की अनकही कहानी की शुरुआत हो चुकी थी और वह अनजानी यात्रा अब आरंभ हो चुकी थी। क्लास में माहौल अचानक बदल गया। दरवाजे की ओर से कदमों की आवाज आई और सबकी निगाहें एक साथ उसी दिशा में मुड़ गईं। सामने एक लड़का खड़ा था, उम्र लगभग 22 साल के आसपास। उसके बाल काले और हल्के भूरे, ब्लैक एंड ब्राउन रंग के थे, जो थोड़े से बिखरे हुए उसकी आंखों पर गिर रहे थे। उसकी आंखें गहरी ब्राउन थीं, ठीक वैसी ही जैसे जोशना की। चेहरे पर आत्मविश्वास, चाल में ठहराव और व्यक्तित्व में एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति थी। वो इतना हैंडसम था कि पूरे क्लासरूम की लड़कियां अपनी जगह से चुपचाप उसे देखने लगीं। हर नज़र बस उसी पर ठहर गई थी, मानो किसी फिल्म के सीन की तरह सब कुछ एक पल के लिए स्थिर हो गया हो। जोशना ने ये सब देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आ गई। उसने सोचा, ग्रेटर दैन, अरे यह क्या है? सारी लड़कियां इस पर ऐसे नजरें गड़ाए बैठी हैं जैसे किसी हीरो को देख रही हों। फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इतना बन ठन कर आने की क्या जरूरत है? क्लास की सारी लड़कियां हवस की नज़र से देख रही हैं इसे। कविता ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा,
चिढ़ क्यों रही है? तू भी तो उसको अजीब नजरों से देख रही है। और गुस्सा मत कर पगली, देख तो सही कितना स्मार्ट है, लगता है कि स्टूडेंट नहीं टीचर है। जोशना ने क्यूट सी शक्ल बनाई और आंखें घुमाकर रह गई। उसी वक्त वो लड़का, अब तक मौन खड़ा, क्लास के बीचों बीच आया। उसकी आवाज कड़क और गंभीर थी। जब उसने कहा, बहुत हो गया हल्ला, अब ध्यान से सुनिए। मैं इस क्लास का फर्स्ट ईयर क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम आर्यन है। आज से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। पूरा क्लासरूम अचानक शांत हो गया। आर्य सर ने गहरी आवाज में आगे कहा, मुझे अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत प्रिय है। जो भी विद्यार्थी पढ़ाई में लापरवाही करेगा, उसे मुझसे किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। मुझे अनुशासनहीन विद्यार्थी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या सबको बात समझ में आ गई? सारी क्लास एक साथ बोली, ग्रेटर दैन, यस सर। जोशना, जो अब तक अपने मुंह में बबलगम चबा रही थी, वहीं बैठी बैठी उसे देखती रह गई। वो मन ही मन बोली, ग्रेटर दैन मुझे क्या डर, मैं तो कभी कोई गलती नहीं करती। इतना कहकर उसने अपने एक हाथ को ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से अपने सिर पर हल्की सी थाप लगाई, जैसे खुद को आश्वस्त कर रही हो कि वो बिल्कुल निडर है। आर्यन ने फिर अपनी सीट संभाली, अपना लैपटॉप खोला और उसमें कुछ टाइप करने लगे। तभी क्लास के सामने की बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर सभी छात्रों के नाम एक एक करके डिस्प्ले होने लगे। उन्होंने रोल कॉल शुरू किया। अजय शर्मा, प्रेजेंट सर। ऋतु मेहरा, प्रेजेंट सर। इस तरह एक एक करके सभी विद्यार्थियों के नाम पुकारे जा रहे थे। पीछे बैठी जया ने कविता की ओर देखते हुए फुसफुसाया, ग्रेटर दैन, यहाँ भी अटेंडेंस होगी क्या? बिल्कुल स्कूल जैसा लग रहा है। कविता ने हंसते हुए जवाब दिया, ग्रेटर दैन, हाँ यार, एकदम बच्चों वाला सिस्टम है। जोशना ने बबलगम का बुलबुला उड़ाते हुए कहा, ग्रेटर दैन, क्या बकवास है यार। इतने में सर ने उसका नाम पुकारा, ग्रेटर दैन, जोशना। जोशना ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और ऊंची आवाज में बोली, ग्रेटर दैन, प्रेजेंट सर। पूरा क्लास हल्का सा मुस्कुरा दिया। विक्रम सर ने उसकी ओर एक नज़र डाली और बस एक पल के लिए उनकी नज़रें मिलीं। वो नज़र कुछ अलग थी, न सख्त न कोमल, बस रहस्यमयी। फिर उन्होंने अटेंडेंस खत्म की और किताब खोलते हुए कहा, ग्रेटर दैन, अब हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। सब अपने नोटबुक्स खोल लीजिए। पूरा क्लास उनकी आवाज में डूब गया। जोशना, जिसे मैथ्स कभी पसंद नहीं था, उसने भी बेमन से अपनी किताब खोली, पर उसका ध्यान किताब में नहीं था। उसकी नज़र बार बार सर की ओर जा रही थी। वो सोचने लगी, ग्रेटर दैन, ये वही है ना, वही जो मुझसे टकराए थे? तो इसका मतलब वो टीचर हैं? दिल में एक हल्की सी सनसनी दौड़ गई। जो कल एक अजनबी था, आज उसका क्लास टीचर बन चुका था। विक्रम सर बोर्ड पर फॉर्मूले लिखने लगे और जोशना के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभरी, जैसे किसी अनकही कहानी की पहली कड़ी अब सच में शुरू हो चुकी हो। क्लासरूम में पढ़ाई का माहौल फिर से शुरू हो चुका था। आर्यन सर अपनी कक्षा पर नियंत्रण बनाए रखने के मूड में थे। उनकी तीखी निगाहें छात्रों पर टिकी हुई थीं। जोशना अपने बगल की सीट पर बैठी, कुछ घबराई सी पर दिख रही थी। उसकी भावनाएं अभी भी उस अनजान मुलाकात की गूंज में उलझी हुई थीं। कभी कभी वो अपने होठों के पास उंगली ले आती और बबलगम चबाती, एक छोटी सी आदत जो उसे आराम देती थी। वो चुपचाप गुमसुम थी और क्लास की हल्की शरारतें उसके कानों तक धीमे से आ रही थीं। तभी अचानक क्लास में हलचल हुई। आर्यन सर मैथ पढ़ा रहे थे और बीच बीच में उनकी नज़र क्लास रूम के सभी स्टूडेंट के ऊपर थी कि कौन क्या कर रहा है। और फिर उन्होंने घुरकर एक लड़की को देखा जिसका ध्यान नहीं था, और फिर धीरे से अपने कदमों को उसे तरफ ले गए और उसे लड़की के पीछे आकर खड़े हो गए और फिर जोर से बोले, जोशना। जोशना चौंक कर खड़ी हुई और कहा, क्या हुआ सर, तुमने मुंह में क्या लिया है? क्लास के समय खाने पीने की अनुमति नहीं है। पढ़ाई के वक्त ध्यान क्यों नहीं है तुम्हारा? जोशना थोड़ा शर्मिंदा होकर बताने लगी, सॉरी सर, मुझे थोड़ी आदत हो गई थी, मैं ध्यान दूंगी। आर्यन सर ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ अनुशासन अनिवार्य है। जो विद्यार्थी नियम तोड़ेंगे उनके विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी। जोशना ने सिर झुकाकर हाँ कहा। आर्यन सर ने कहा, चलो दिखाओ, मुंह में क्या है? थोड़ी झिझक के साथ जोशना ने अपनी मुंह को खोला। वहां दिखा कि उसने चबाया हुआ चिंगम अपनी जीभ की टांग से चिपका लिया था। वो स्थिति थोड़ी अपमानजनक महसूस हुई। जोशना ने तुरंत चिंगम हटाया और शर्म से सिर झुका लिया। आर्यन सर ने चुटकी निर्देश दिया, जोशना,
अभी अपनी सीट पर बैठो और इस तरह की लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए और ब्रेक टाइम में मिलने आओ। जोशना ने तुरंत कहा, जी सर, और बिना कुछ कहे अपनी सीट पर लौट गई। वो थोड़ा असहज थी, पर अपना चेहरा संभालते हुए शांत हो गई। आर्यन सर ने कक्ष में गंभीर स्वर में आगे कहा, ठीक है, पढ़ाई पर लौटो, आज की पढ़ाई महत्वपूर्ण है। उसने फिर अपनी किताब खोली और कक्षा को पढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। पाठ के बीच बीच में आर्यन सर ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, जो भी विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, कल मैं एक छोटा टेस्ट लूंगा। सभी अपना रिवीजन करके आए। क्लासरूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी अभी आर्यन सर बाहर गए थे और उनके जाते ही मानो पूरी क्लास ने एक साथ राहत की सांस ली। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, उफ़, कितना सख्त है ये प्रोफेसर। लेकिन जोशना के दिल की धड़कनें अब भी थमी नहीं थीं। वो सिर झुकाए अपनी कॉपी में पेन चला रही थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। उसी पल में जब आर्यन सर की नज़रों से उसकी नज़रें टकराई थीं, वो जितने हैंडसम थे उतने ही रहस्यमय भी। उनके चेहरे की ठंडक में भी एक अनकहा जज्बात छिपा था। तभी उसके पास बैठे दोस्तों में से एक बोला, ओह हे जोशना, सपनों की दुनिया से बाहर आ जा, तुझे बुलाया है। किसने बुलाया? वो घबराई सी बोली, अरे वही, आर्यन सर ने। स्टाफ रूम में, फ्री टाइम में जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है, सब बोल रहे हैं कि जो बुलाता है उसे बहुत सुनाते हैं। जोशना के गालों का रंग उड़ गया। क्या मतलब? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, बस क्लास में ही ध्यान नहीं था मेरा, उसने धीमे स्वर में कहा। कविता, उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसके बालों को सहलाते हुए बोली, कुछ ज्यादा डर लग रहा है क्या? चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। जोशना मुस्कुरा कर बोली, नहीं यार, मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। तुम लोग कैंटीन में मिलना, मैं जाकर जल्दी आती हूँ। कुछ देर बाद सभी क्लासेस खत्म हो गईं और लंच का टाइम हो गया। कविता ने फिर याद दिलाया, जल्दी जाना और जल्दी आना, हम कैंटीन में तेरा वेट करेंगे। हाँ हाँ, तुम लोग खाना शुरू करना, मैं बस आई। जोशना ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने बैग को हल्के से संभालते हुए स्टाफ रूम की तरफ चल दी। हर कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या कहेंगे वो? नाराज होंगे क्या, या बस किसी काम के लिए बुलाया होगा? उसके मन में कई सवाल तैरने लगे। जब वो स्टाफ रूम के पास पहुंची तो देखा, सामने एक बड़ा शीशे वाला केबिन था। कांच पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, प्रोफ एरियन। उसके कदम वहीं ठिठक गए। एक पल को तो उसने सोचा वापस चली जाऊं, पर फिर हिम्मत जुटाई। उसने गहरी सांस ली, हाथ उठाया और दरवाजे पर धीरे से टॉक किया। अंदर से एक तेज ठंडी आवाज आई, कम इन। जोशना ने कांपते हुए हाथ से गेट का हैंडल घुमाया। दरवाजा धीरे से चरमराया और वो अंदर चली गई। केबिन के अंदर हल्की सी ठंडक थी। एस बड़ी ई की धीमी आवाज और दीवारों पर लगी बुक शेल्फ का सन्नाटा माहौल को और गंभीर बना रहा था। जोशना ने अंदर झांक कर देखा, सामने एक बड़ी सी टेबल थी जिस पर कई फाइलें करीने से रखी हुई थीं। टेबल के पीछे ऊंची सी कुर्सी पर कोई झुका हुआ कुछ पढ़ रहा था। जोशना ने धीरे से कहा, सर, आपने मुझे बुलाया था। उसी पल कुर्सी घूमती है और सामने आता है वही चेहरा जो अब तक उसकी सोचों में बस चुका था। आर्यन, चश्मा लगाए हुए, हल्का सा गंभीर चेहरा। वो चश्मा शायद नंबर का था, पर उसके पीछे से झलकती तीखी आंखें जैसे किसी की आत्मा तक पढ़ लेती हों। वो अपने नाक पर टिके चश्मे को हल्का सा ऊपर करते हैं, फिर फाइल बंद करके कहते हैं, आओ, इधर आओ। जोशना के कदम जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे खुद सुनाई देने लगी। वो कुछ कदम पास जाती है और तभी आर्यन की आवाज कड़कती है, क्लास में तुम चिंगम चबा रही थी और पढ़ाई में ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ऐसा ही करती हो हर बार। उनके लहजे की सख्ती ने जोशना को जैसे जड़ कर दिया। वो हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, अब ध्यान रखूंगी। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, अब ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जो आज मैंने पढ़ाया है उसे 5 बार लिखोगी। हर सवाल का जवाब 5 बार सॉल्व करोगी। जोशना की आंखें चौड़ी रह गईं। 5 बार? सर, ये तो बहुत ज्यादा है। प्लीज सर, माफ कर दीजिए न। उसकी आवाज में डर भी था और मासूमियत भी। लेकिन आर्यन का चेहरा नहीं बदला। वो फाइल वापस खोलते हुए बोले, जो कहा है वही करना, अब जा सकती हो। जोशना ने सिर झुका लिया।
चेहरे पर झुंझलाहट और हल्की सी नाराजी थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, होंठ से कोड़कर मानो मन ही मन कह रही थी, कितना रूखा है ये इंसान। वो दरवाजे की ओर बढ़ी, पर जैसे ही उसने गेट खोलने की कोशिश की, उसका ध्यान कहीं और था। हाथ हैंडल से फिसला और धड़ाम, उसका माथा दरवाजे के किनारे से टकरा गया। जोशना जोर से चिल्लाई और वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके माथे पर हल्की सी चोट आई थी और चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो सोचने लगी, अब तो सर उठाने आएंगे, शायद पूछेंगे कि लगी तो नहीं। पर कुछ नहीं हुआ। आर्यन अपनी कुर्सी से नहीं हिले, सिर्फ उनकी आवाज गूंजी, अगर वहीं बैठकर सोने का इरादा है तो बता दो, मैं लाइट बंद कर दूं। दोस्तों, जोशना का तो यहाँ पर पोपट हो गया, हमारी प्यारी क्यूट जोशना। जोशना ने शर्म और गुस्से से सिर उठाया। वो खड़ी हुई, आंखों में हल्की नमी थी। आर्यन की तरफ देखा, सीधे, बिना किसी डर के, फिर बोली नहीं, बस दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। कैंटीन की ओर जाते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, बालों को पीछे किया, आंसू पोंछे और एक नकली मुस्कान ओढ़ ली। उसके दोस्त पहले से ही वहां बैठे थे। कविता ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, कितनी देर लगा दी, और तू तो कुछ परेशान लग रही है। जोशना ने मजबूर होकर मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं यार, बस। सर ने थोड़ा डांटा, लेकिन सब ठीक है। वो अपने दोस्तों के बीच बैठ गई, पर मन कहीं और था। आर्यन की ठंडी नजरें, उसकी बातों की सख्ती, और वो पल जब उसने सोचा था कि शायद वो उसे उठाएंगे। सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। कैंटीन की भीड़ में भी जोशना के अंदर सन्नाटा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आर्यन सर सिर्फ सख्त नहीं है, बल्कि कुछ छिपा हुआ है उनके पीछे, कुछ ऐसा जो उसे बार बार उनकी ओर खींच रहा था। मेरे क्यूट लिसनर, यहीं खत्म होता है चैप्टर 3 भाग। आगे की कहानी में क्या जोशना का ये डर प्यार में बदलेगा? क्या आर्यन सर की सख्ती के पीछे कोई रहस्य छिपा है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी आई लव माई प्रोफेसर के अगले भाग में। चैप्टर 4, सजा या नया एहसास, चेरी ब्लॉसम। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा कि हमारी जोशना को आर्यन सर ने एक सख्त सजा दी। पूरा चैप्टर 5 बार लिखने की वो बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। कैंटीन में बैठी हुई, सिर टेबल पर टिकाए, वो एकदम चुप थी। आंखों में हल्की सी उदासी और चेहरे पर थकान झलक रही थी। उसके दोस्त पास बैठे थे, पर उसका मन कहीं और था। वो बुदबुदाई, अरे यार, मेरे बस की तो ये बात नहीं है। एक बार का होमवर्क करने में ही हालत खराब हो जाती है, अब 5 बार कैसे करूंगी मैं? यही तो मौत है। इतना कहते ही उसके बगल में बैठे विहान ने हंसते हुए कहा, अगर इतना मुश्किल लग रहा है ना, तो दे दे मुझे, मैं तेरा होमवर्क कर दूंगा, फटाफट हो जाएगा। विहान की ये बात सुनकर कविता ने तुरंत भौहें चढ़ाई और बोली, अरे जनाब, इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर आर्यन सर को पता चल गया कि जोशना का काम किसी और ने किया है, तो समझ लेना सिर्फ उसका नहीं, तेरा भी बुरा हाल होगा। विहान हंसकर बोला, अरे डरपोक, मैं बस मजाक कर रहा था। कविता ने सिर हिलाते हुए कहा, मजाक नहीं, हकीकत सोच। जोशना, तू टेंशन मत ले, मैं आज शाम को तेरे घर आऊंगी, हम दोनों साथ में करेंगे, मैं भी मदद कर दूंगी तो जल्दी हो जाएगा। जोशना की आंखें चमक उठी, वो भावुक होकर बोली, आई लव यू यार, तू तो मेरी जान है। दोनों हंस पड़ी और गले मिल गईं। विहान मुस्कुराते हुए बोला, काश मैं भी मदद की होती तो मुझे भी मिल लव यू। तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने कैंटीन से कुछ खाने का ऑर्डर दिया, 2 प्लेट नूडल्स, 1 पिज्जा और कुछ फ्रेंच फ्राइज। तीनों मिलकर खाते खाते मस्ती करते रहे। थोड़ी देर के लिए जोशना भी अपनी चिंता भूल गई थी। लंच के बाद फिर सभी क्लासेस शुरू हो गईं। जोशना ने खुद से वादा किया, अब और गलती नहीं करनी है, सर की बात माननी है। वो क्लास में ध्यान से बैठी, नोट्स बनाए और हर शब्द याद करने की कोशिश की। शाम के 3 बजते ही कॉलेज की छुट्टी हो गई। सब अपने अपने बैग समेटने लगे। जोशना ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को कहा, बाय गाइस, शाम को मिलते हैं। कविता ने तुरंत टोका, हाँ याद रखना, 5 बजे तक मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगी, मुझे इंतजार मत करवाना। जोशना ने आंख मारते हुए कहा, ओहो, ये तो लग रहा है कोई धमकी दे रही है। कविता मुस्कुरा दी, हाँ समझ लेना ऐसा ही है। जोशना हंस पड़ी, हवा में फ्लाइंग किस दी और बोली, ठीक है, अब जा रही हूँ, तू टाइम से आना। फिर सब एक एक कर अपने घरों की ओर निकल गए।
आधे घंटे बाद जोशना अपने घर पहुंच गई। जोशना सीधे पैलेस के अंदर घुस के तो देखा कोई नहीं था, तो फिर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई, पर उसे कुछ आवाज। शाम का समय था, सूरज की हल्की सी किरणें अब ढलने लगी थीं। घर के अंदर हल्का उजाला और बाहर सुनहरी रोशनी का संगम था। जोशना अकेली थी, उसके भैया दफ्तर चले गए थे। घर में बस वही और पुराने स्नेही रामू काका थे, जो बरसों से उनके यहाँ काम कर रहे थे। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, रामू काका, ओ रामू काका, कहाँ हैं आप? रसोई के अंदर से आवाज आई। ये रहा बिटिया, अभी चाय बना रहा था। जोशना उनके पास गई और मुस्कुराकर बोली, आपकी तबीयत कैसी है काका? सुना था थोड़ा ठीक नहीं था तब, और आज सुबह दिखे भी नहीं। रामू काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब ठीक हूँ बिटिया, तभी तो रसोई में खड़ा हूँ। चिंता मत करना, अब सब ठीक है। जोशना ने स्नेह से कहा, बस अपना ध्यान रखिए काका, और हाँ, आज मेरा खाना ऊपर मेरे कमरे में ही भेज दीजिएगा। आज मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है, तो पूरा दिन रूम में ही रहूंगी। रामू काका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बिटिया, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगा, ज्यादा मेहनत मत करना। जोशना मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा भेजना, कविता आने वाली है ना, वो भी खा लेगी। रामू काका मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, तो आज कविता बिटिया भी आ रही है? अच्छा बना दूंगा। जोशना हल्के से मुस्कुराई और ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने यूनिफॉर्म उतारी और आरामदेह कपड़े पहन लिए। एक हल्की शॉर्ट्स और ऊपर ढीला टॉप, जिससे उसकी प्यारी सी टमी झलक रही थी। उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत थी, आराम और सादगी दोनों का मेल। वो टेबल पर बैठी, किताबें खोली और गहरी सांस लेकर बोली, चलो जोशना, अब आर्यन सर को दिखाना है कि तू सिर्फ सपने नहीं देखती, मेहनत भी करती है। उसने पेन उठाया और काम में डूब गई। आर्यन सर का चेहरा जैसे उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो चश्मा, वो सख्त आवाज, और वो पल जब उसने गलती से दरवाजे से सिर टकरा लिया था। वो मुस्कुरा दी, आप जितने रूखे हैं सर, उतना ही मुझे पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक वो लगातार लिखती रही। सिर्फ एक बार का होमवर्क पूरा हो पाया था, और वो थककर कुर्सी पर पीछे झुक गई। हाय राम, एक बार में ही जान निकल गई, 5 बार कैसे करूंगी? तभी उसने घड़ी की तरफ देखा, अरे कविता अभी तक आई नहीं। उसी पल उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। वो पलटकर देखती है, और दरवाजे पर खड़ी थी उसकी सबसे प्यारी दोस्त कविता। कविता ने आज ग्रीन कलर का 1 पीस पहना हुआ था, फ्रॉक स्टाइल में, जो घुटनों के नीचे तक था। उसके बाल खुले थे, और उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान। जोशना उछलकर बोली, अरे तू इतनी देर से क्यों आई? कब से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। कविता ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सॉरी यार, निकली तो टाइम से ही थी, लेकिन आज उस रोड पर ट्रैफिक का बुरा हाल था। गाड़ी 2 मिनट में बस इंच भर चल रही थी। जोशना ने होंठ से कोड़ते हुए कहा, चल छोड़, अब तू आ गई, बस यही अच्छा हुआ। देख, मैं तो एक बार ही पूरा कर पाई हूँ, तू जरा जल्दी मदद कर, नहीं तो रात तक यही करूँगी। कविता ने उसकी कॉपी उठाई, नजर डाली और बोली, चल ठीक है, 2 बार का काम मैं करती हूँ, बाकी तू लिख। जोशना ने नखरे से कहा, पता है ना मुझे मैथ कितना टाइम लेता है, तू जल्दी जल्दी लिख देना। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त, बीच में स्नैक्स तू बनाएगी। दोनों हंस पड़ी, और फिर शुरू हो गया उनका टीम वर्क। कभी कविता समझा रही थी, कभी जोशना हंसते हुए नकल उतार रही थी। बीच बीच में गाने चल रहे थे, दोनों साथ में गुनगुना रही थीं। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार सारा होमवर्क पूरा हो गया। जोशना ने पेन नीचे फेंका और खुशी से उछल पड़ी, ये हो गया, पूरा 5 बार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तू कर सकती थी, बस ध्यान कम देती है। जोशना ने हंसते हुए उसकी गाल पर एक हल्की सी किस दी। थैंक यू यार, तू ना होती तो आज तो मैं रो ही पड़ती। दोनों जोर से हंसी, और तभी जोशना ने पेट पकड़ते हुए कहा, अब तो मुझे भूख भी लग रही है, चल नीचे चले, काका ने कुछ बनाया होगा। कविता ने किताबें समेटी और कहा, चल ठीक है, वैसे भी शाम के 7 बज गए हैं। दोनों साथ में नीचे उतरी। सीढ़ियों से उतरते हुए जोशना के मन में कहीं एक अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था, या शायद इसलिए कि अब उसे आर्यन सर से डर नहीं, बल्कि एक अनकहा लगाव महसूस होने लगा था।
जैसे ही जोशना अपने कमरे से नीचे उतरने वाली होती है, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। जोशना, कहाँ हो तुम? वो तुरंत समझ जाती है, भैया ऑफिस से लौट आए हैं। जोशना मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से भागती भागती नीचे आती है। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही उसकी नज़र अपने भाई विक्रम पर पड़ती है, जो ऑफिस के कपड़ों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसके साथ एक और शख्स भी खड़ा था, लंबा, सधा हुआ, सजीले व्यक्तित्व वाला आदमी। जोशना बिना कुछ सोचे अपने भैया के पास दौड़ जाती है और छलांग लगाकर उनके गले में बाहें डाल देती है। विक्रम हंसते हुए उसे थाम लेता है और उसकी दोनों टांगें अपनी कमर के चारों ओर बांध लेता है, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। विक्रम प्यार से पूछता है, तो मेरी प्रिंसेस का कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? जोशना हंसते हुए कहती है, भैया बहुत अच्छा था, बस एक खड़ूस सर हैं जो हर वक्त टोकते रहते हैं, आप उन्हें जरा ठिकाने लगा दो। इतना सुनते ही पीछे खड़ी कविता की निगाह जोशना के पास खड़े उस शख्स पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराए आवाज में बुदबुदाती है, ये तो आर्यन सर हैं, कॉलेज वाले प्रोफेसर। वो तुरंत जोशना की ओर देखती है, जो अब भी अपने भाई से बात कर रही थी। कविता के चेहरे पर साफ लिखा था, अब तो गई तू। जोशना, तभी जोशना की नज़र भी आर्यन सर पर पड़ती है। वो जैसे ही उन्हें दिखती है, तो वो तो घबरा ही जाती है और मन ही मन सोचती है, लगता है मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से खिसक आऊं। और फिर वो अपने भाई की गोदी से उतरती है और धीरे से खिसकने का कोशिश करती है, पर वो जैसे ही मुड़ती है, पीछे से उसके कपड़े को कोई पकड़ लेता है। और फिर आर्यन मुस्कुराते हुए विक्रम से कहता है, विक्रम, आज तो तुम्हारी बहन ने मुझे क्लास में खूब याद किया, ठिकाने लगाने की बात कर रही थी। विक्रम हैरान होकर पूछता है, क्या बात है जोशना, तुमने क्या कर दिया कॉलेज में? जोशना थोड़ा हकलाते हुए बनावटी मुस्कान के साथ कहती है, अरे भैया कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। लेकिन आर्यन तुरंत बीच में बोलता है, ये वही स्टूडेंट है जो क्लास में च्यूइंग गम खा रही थी और ध्यान भी नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने सजा दी कि होमवर्क 5 बार करे, और अब ये मुझे ठिकाने लगाने की बातें कर रही हैं। विक्रम जोर से ठहाका लगाते हुए हंस पड़ता है, वाह, मेरी बहन की तो बड़ी हिम्मत है, प्रोफेसर को ठिकाने लगाने की बात करती है। आर्यन भी मुस्कुरा देता है और जोशना शर्म से सिर झुका लेती है। वो धीरे धीरे पीछे हटती है और भागने लगती है, लेकिन तभी आर्यन उसका कपड़ा पकड़ लेता है और कहता है, इतनी जल्दी जा रही हो? ठिकाने लगाने का प्लान पूरा सुना दो पहले। जोशना के गाल लाल हो जाते हैं। वो झट से अपना कपड़ा छुड़ाती है और तेजी से ऊपर की ओर भाग जाती है। विक्रम हंसते हुए पीछे से आवाज देता है, रुको, पहले डिनर तो कर लो, और हाँ सुन लो, आर्यन कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगा। ये सुनकर जोशना वही सीढ़ियों पर रुक जाती है, जैसे किसी ने उसके पैरों में ब्रेक लगा दिए हों। वो धीरे से मुड़ती है और कविता की ओर देखती है। कविता एक शरारती मुस्कान के साथ अपने गले के पास उंगली फेरती है और फिर अपने हाथ से कट गया का इशारा करती है, मतलब साफ था, अब तो तू गई काम से। जोशना मन ही मन बड़बड़ाती है, हे भगवान, अब ये खड़ूस प्रोफेसर मेरे घर में रहेगा? अब तो कॉलेज में भी मजाक नहीं कर पाऊंगी, घर में भी नजर रखेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान लौट आती है। उसके दिमाग में एक चालाकी भरा प्लान बनने लगा था। ठिकाने लगाना तो पड़ेगा आर्यन सर को, पर इस बार थोड़े अलग अंदाज में। वो ऊपर की ओर बढ़ती है और धीरे धीरे उसके मुस्कुराते चेहरे, उसकी आंखों में वही चमक थी, शरारत और बदले की मिली जुली आंच। ड्राइंग रूम में अब माहौल थोड़ा सहज हो चुका था। जोशना मन ही मन अभी भी झेपी हुई थी कि तभी विक्रम की नज़र कविता पर पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कविता, तुम भी आई हो, बहुत दिनों बाद देखी। कविता शालीन मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ भैया, आज जोशना के साथ उसका होमवर्क पूरा करने आई थी, हमने सारा काम खत्म भी कर लिया। विक्रम ने संतुष्टि से सिर हिलाया, बहुत अच्छा किया तुमने, तो अब डिनर करके ही जाना, इतनी रात को निकलने की क्या जरूरत है? कविता ने विनम्रता से कहा, भैया, बहुत मन है आपका साथ बैठने का, लेकिन घर पर मम्मी ने बुलाया है, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए जाना जरूरी है। तो दोस्तों, कविता तो अपनी जान बचाकर निकल गई, बेचारी हमारी जोशना। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है बेटा, वैसे तुम अपनी कार से आई हो ना? जी भैया,
ड्राइवर यश बाहर इंतजार कर रहा है। अच्छा, बढ़िया, तो फिर ध्यान से जाना और मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना। कविता ने आदरपूर्वक सिर हिलाया, फिर जोशना के पास आई। उसने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना, अब तेरे असली बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो एक शरारती मुस्कान देती है और बाहर निकल जाती है। जोशना उसे जाते हुए देखती है और बड़बड़ाती है, क्या दोस्त है, दूसरों को डराकर जा रही है। खुद मस्ती से निकल गई। तभी उसकी नज़र आर्यन पर पड़ती है, जो अब भी ड्राइंग रूम में खड़ा था। वो जोशना को हल्की भौहों के सिकुड़ाव के साथ देख रहा था। उसकी नज़रें थोड़ी सख्त थी, शायद इसलिए क्योंकि जोशना ने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे, डेनिम शॉर्ट्स और एक टॉप जो थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग था। जोशना ने उसकी नज़रों को महसूस किया और झट से कहती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आर्यन शांत स्वर में बोला, ठीक है, मैं भी जरा ऊपर जाकर रूम देख लेता हूँ, थोड़ा आराम करना है। विक्रम बीच में बोल पड़ा, चल मैं दिखा देता हूँ तुझे गेस्ट रूम कहाँ है। लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर कहा, नहीं विक्रम, मैं खुद ही देख लूंगा। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर चला गया, बेहद आत्मविश्वास और सधी हुई चाल में, जैसे ये घर उसी का हो। जोशना उसे जाते हुए देखती रही, फिर झल्लाते हुए बड़बड़ाई, देखो तो कैसे चल रहा है, जैसे मेरे घर का मालिक बन गया हो। वो फिर अपने भैया की ओर मुड़ी और बोली, भैया, आपका ये दोस्त है मेरा टीचर भी, और बहुत खतरनाक भी है। आपको पता नहीं कॉलेज में कैसे सजा देता है। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, वो बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेसर हैं। और सुन, मैं सोच रहा हूँ कि अब वो तुझे पर्सनल मैथ्स क्लासेस भी देगा। तुम्हारा मैथ थोड़ा कमजोर है ना। जोशना का चेहरा उतर गया, क्या, नहीं भैया, पर्सनल क्लास की तो जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। विक्रम ने सख्ती से कहा, नहीं जोशना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें पढ़ना ही होगा, और आर्यन से बेहतर कोई टीचर नहीं मिल सकता। जोशना ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा अब उदासी और गुस्से का मिश्रण बन चुका था। वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, अब ये खड़ूस सर मेरे घर में रहेंगे, ऊपर से पर्सनल क्लास भी लेंगे, मतलब अब दिन में क्लासरूम और रात में होमवर्क की डांट। वो धीरे से सिर झुकाकर कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लौट आती है। ठीक है आर्यन सर, वो मन ही मन कहती है, अब खेल शुरू होगा, ठिकाने लगाने वाला नहीं, सबक सिखाने वाला। चेहरे पर, उसकी आंखों में फिर वही चमक थी, चालाकी और बदले की मिलीजुली चमक। तो मेरे क्यूट लिसनर, आपको क्या लगता है, हमारी प्यारी जोशना अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए सुनते रहेगा आई लव माई प्रोफेसर का अगला चैप्टर 5। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा कि जोशना को ये सच्चाई पता चल चुकी थी कि उसका खड़ूस प्रोफेसर आर्यन दरअसल उसके अपने भाई विक्रम का बहुत करीबी दोस्त है, और अब वही आर्यन कुछ दिनों के लिए उनके पैलेस में रहने वाला था। ये खबर सुनते ही जोशना के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरे दिन एक अजीब से सदमे और गुस्से में रही। जिस प्रोफेसर को वो कॉलेज में बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी, अब वही उसके अपने घर में रहने वाला था, वो भी भाई के खास मेहमान के तौर पर। जोशना हार मानने वालों में से नहीं थी। वो मन ही मन कोई न कोई प्लान बना रही थी, ऐसा प्लान जिससे वो आर्यन को सबक सिखा सके। जोशना रात का डिनर अपने रूम में करती है, अपने भाई को कुछ बहाना दे देती है, क्योंकि उसका बाहर जाने का इच्छा नहीं था। और फिर कुछ देर बाद रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। हवाएं हल्की सरसराहट के साथ खिड़की के पर्दों को हिला रही थीं। पूरे घर में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। जोशना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, आर्यन सर। वो करवट बदलते हुए बड़बड़ाए, दिन में कॉलेज में डांटते हैं, रात में घर आकर मेरे भाई से कंप्लेंट कर दी, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाम में आर्यन ने विक्रम के सामने उसकी शरारतों की पूरी रिपोर्ट सुना दी थी। क्लास में ध्यान न देना, च्यूइंग गम खाना और बार बार दोस्तों से बातें करना। नतीजा ये हुआ कि विक्रम ने उसे खूब डांट पिलाई थी। अब जोशना का दिमाग उबल चुका था। वो तकिए से चेहरा निकालते हुए धीरे से मुस्कुराई, अब मजा आएगा आर्यन सर, आपको याद रहेगा जोशना से पंगा लेने का नतीजा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। वो धीरे से बिस्तर से उठी ताकि कोई आवाज न हो। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। वो अलमारी के पास गई और धीरे से एक छोटा टॉर्च निकाला ताकि अंधेरे में रास्ता दिख सके।
फिर पास ही रखे कपबोर्ड से एक सफेद रंग की बड़ी चादर निकाली। वो उसे अपने ऊपर डाल लेती है, सिर से लेकर पैर तक। अब शीशे में देखती है तो खुद को देखकर खुद ही मुस्कुरा उठती है। वाह जोशना, बिल्कुल भूत लग रही हो। अब देखो आर्यन सर की हालत क्या होती है। उसने अपनी हंसी को मुश्किल से दबाया, फिर धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। हवा की हल्की सी सरसराहट के साथ दरवाजा किर की आवाज कर उठा। वो झट से रुक गई, किसी ने सुना तो नहीं। फिर चारों ओर देखकर धीरे से बाहर निकल आई। घर की लाइटें बंद थीं, बस सीढ़ियों के पास लगी नाइट लैंप की हल्की नीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। तो धीरे धीरे कदम रखती हुई गेस्ट रूम की ओर बढ़ी, वही कमरा जहां आज आर्यन सर ठहरे हुए थे। चलते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाए, इतना खड़ूस आदमी हमेशा कड़क चेहरे के साथ घूमता है, देखती हूँ आज डरता है कि नहीं। सीढ़ियों पर उसके कदमों की ठक ठक आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज उठी। वो सावधानी से चल रही थी, पर चादर लंबी होने के कारण बार बार उसके पैरों में उलझ रही थी। अंत में वो गेस्ट रूम के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था, शायद हवा से या फिर आर्यन सर को रात में नींद न आई हो। अंदर हल्की रोशनी थी, शायद लैंप जल रहा था। जोशना धीरे से फुसफुसाई, चलो अब शो शुरू होता है। उसने अपनी आवाज को भारी किया, जैसे कोई भूत बोल रहा हो, और दरवाजे के पीछे से बोली, आ र या न। कमरे के अंदर हलचल हुई। वो टॉर्च को नीचे से ऊपर की ओर जला देती है, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगा। कुछ देर जोशना वहीं खड़ी रहती है, पर उससे कोई हलचल नहीं महसूस होता। तो फिर वो धीरे से बेड की तरफ बढ़ती है। आर्यन बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। जोशना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, अब देखो मिस्टर आर्यन, कैसे डर के भागते हो इस घर से। उसने अपनी चादर को और कसकर ओढ़ा और धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। एक हाथ से टॉर्च को उठाया, दूसरे से अपनी चादर को ठीक किया, फिर फौरन टॉर्च का स्विच ऑन किया। चादर के भीतर से निकली वो रोशनी उसके चेहरे पर डरावना सा आभास बना रही थी। भूस, उसने डरावनी आवाज निकालते हुए आर्यन के सिर के पास झुककर बोला। लेकिन आर्यन की नींद नहीं टूटी। फिर जोर से फुसफुसाई, अरे ये तो कुंभकर्ण से भी गहरी नींद सो रहा है। कई बार कोशिश करने के बाद जब आर्यन नहीं जागा तो वो थककर उसके पास बैठ गई। तभी उसकी नजर आर्यन के चेहरे पर पड़ी, शांत, मासूम और बेहद आकर्षक। उसका चेहरा पास से और भी ज्यादा मनमोहक लग रहा था। जोशना कुछ पल उसे निहारती रही। उसके चेहरे पर एक अनजानी कोमलता थी और जोशना के होठों पर अनचाही मुस्कान आ गई। इतना अकड़ू है, पर सोते वक्त कितना प्यारा लगता है, वो मन ही मन बुदबुदाई। धीरे से उसने अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन के माथे पर रख दिया। फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे नीचे फिसलती हुई उसके नाक तक आईं और वहीं ठहर गईं। अगले ही पल उसका हाथ और आगे बढ़ा और जैसे ही उसकी उंगली आर्यन के होठों से छुई, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो तुरंत झटके से पीछे हटी, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी उंगली को देखा, वही उंगली जिसने कुछ पल पहले आर्यन के होठों को छुआ था। ओह भगवान, ये मैंने क्या किया, वो मन ही मन घबराई। धीरे से उसने दोबारा आर्यन की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी सांस रुक गई। आर्यन की आंखें खुली हुई थीं। वो सीधा जोशना की तरफ देख रहा था। जोशना की आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल वह जोर से चीख उठी, आस-सास, और यहीं से रात की वो शरारत एक नई मुसीबत में बदल गई। जोशना की चीख के साथ ही पूरा कमरा गूंज उठा। आर्यन अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि हैरानी थी। उसने एक झटके में टॉर्च की रोशनी जलाई और देखा कि उसके सामने सफेद चादर में लिपटी हुई कोई खड़ी थी। जोशना, आर्यन ने गहरी आवाज में कहा। जोशना सकपका गई। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे कोई बच्ची डरते डरते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, ये सब क्या है? आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? जोशना हकलाने लगी, वो मैं बस मजाक कर रही थी, डराना चाहती थी आपको। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए बोला, तुम्हें पता भी है, अगर तुम्हारे भाई विक्रम को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? जोशना के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने तुरंत सिर झुका लिया। सॉरी सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मजाक में कर दिया। आर्यन ने हल्की आवाज में कहा, हर मजाक की भी एक हद होती है जोशना, कुछ चीजें लोगों को गलत समझने पर मजबूर कर सकती हैं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि सख्त सच्चाई थी।
फिर आर्यन तिरछी स्माइल करता है और फिर कहता है तुम चाहती हो कि मैं इस बात को विक्रम को ना बताऊं। तभी जोशना चमकती आंखों से कहती है यस सर, आप मत बताइए। तभी आर्यन छत से जोशना के एक हाथों को पकड़कर खींच लेता है और उसे बेड में पूरी तरीके से लेट देता है। जोशना की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर आर्यन उसके बाजू में लेट जाता है और फिर कहता है कि मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ सो जाओ। जोशना घबराते हुए आर्यन को देखते हैं और वो देखती है कि आर्यन की तो आंखें बंद भी हो गई थी। तभी जोशना सोचती कि मुझे धीरे से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अपने पाँव को वो धीरे से उठती है, बेड से नीचे रखती है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हारे भाई को बुलाकर बताऊं सारी बात? नहीं तो शांति से मेरे बाजू में सो जाओ। जोशना से मुंह बनाते हुए देखते हैं और फिर कहती है मन ही मन रात को मैं निकल जाऊंगी। यह बात अपने मन में सोचती है, फिर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस रात दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये सिर्फ एक मजाक था या कुछ अनकही भावनाओं की शुरुआत? हंस या चांद जुड़े रहिए आई लव माई प्रोफेसर के अगले रोमांचक अध्याय के साथ, जहां कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी, प्यार, एहसास और अनजानी कश्मकश के सफर में। दोस्तों, अगर आपको आई लव माई प्रोफेसर की ये स्टोरी पसंद आई हो दिल, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डिजी आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत देता है। लाउडस्पीकर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। आई लव माई प्रोफेसर, परिक्रमा करते दिल। पहली बार जब तुमसे टकराई थी मैं, दिल ने बोला कुछ तो बात है इसमें। खड़ूस लगे थे पर आंखें कर रही थी, कुछ तो राज छुपा है इन लफ्जों में। तू ही है मेरा प्रोफेसर, तू ही मेरा क्रश। दिल कहे रुक जा पर दिमाग करे रश। किताबों में नाम तेरा लिखती मैं हर शाम, मेरी हर गलती में तू ही तो है नवा। क्लासरूम की वो नोक झोंक याद है, तेरी दांत में भी एक एहसास है। गुस्से के पीछे छुपा वो प्यार, दिल माने या करे इनकार। रातों में तेरी बातें सोचूं मैं, सपनों में तेरा चेहरा